हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमने ये लॉ स्प्रिंग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज वो कवर कर लिया है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। तो अब है शॉर्ट समरी टाइप स्टोरी की बारी। सो लेट्स बिगिन। पहले ऑथर के बारे में। लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड रिटन बाय एनीस यंग। जो हमारी ऑथर है वो रौरकेला में बॉर्न हुई थी और उसने अपना चाइल्डहुड और एडोलसेंस कहाँ पे स्पेंड किया? हैदराबाद में। और उसने अपनी एजुकेशन हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कंप्लीट की। और उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों भी राइटर थे। एनीस यंग ने अपना कैरियर शुरू किया एज अ राइटर इन इंडिया और वो एडिटर एंड कॉलमनिस्ट थी मेजर न्यूज़पेपर्स की इंडिया और अब्रॉड में। और उसने काफ़ी सारी बुक्स भी ऑथर की थी, जिनमें से हमारी ये बुक का ही नेम है लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जो ये हमारी बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, मीन्स इसमें छोटी छोटी स्टोरीज गिवन है। तो ऐसे ही ये हमारा जो बुक में ये चैप्टर है उसमें से 2 स्टोरीज उठाई गई हैं उस बुक से। ठीक है। और इस चैप्टर में ऑथर ने क्या एनालाइज किया है कि कैसे जो ग्राइंडिंग पावर्टी है और ट्रेडिशंस है, गरीबी और रीति रिवाज है उनके, कैसे वहाँ जो गरीबी में बच्चे पैदा होते हैं कैसे उनको धकेल देती है इन द लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कैसे उनको फोर्स किया जाता है कि अगर हम गरीबी में रह रहे हैं तो आप भी एक्सप्लॉयटेशन की लाइफ ही जियो। ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है कि वो बच्चे भी कुछ नहीं कर पाते, बस ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन फॉलो करते गरीब ही रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। So part 1 of this chapter, sometimes I find a rupee in the garbage। तो इसमें सबसे पहले क्या सीन है कि जो हमारी ऑथर है वो एक साहिब नाम के लड़के को पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो। वो लड़का कौन होता है? जिसे वो रोज़ सुबह देखती है अपने पड़ोस में कूड़े का ढेर पड़ा होता है, वहाँ से वो गोल्ड ढूंढता है। यहाँ पे गोल्ड का मतलब उसके लिए कुछ भी हो सकता है, कोई रुपीस हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो गुजारा कर सके। जो हमारी ऑथर है अब वो हमें साहिब के बारे में और बताती है। वो बोलती है कि उसने काफ़ी देर पहले अपना घर छोड़ दिया था जो कि ढाका के ग्रीन फील्ड्स में स्थित था। और जो उसका होम है उसकी ना मेमोरी उसके दूर दूर तक कहीं भी दिमाग में नहीं है। मीन्स वो उसे नहीं याद कि कैसा घर था उसका, जो दूर दूर तक उसे कुछ भी नहीं याद। उसकी मदर ने उसको बस इतना बताया था कि तूफ़ानों ने उनके घर और फील्ड को बहा ले गए, तूफ़ान आए थे और इसके कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और गोल्ड की तलाश में बिग सिटीज़ में शिफ्ट हो गए, जहाँ वो अब रहते हैं। तो ऑथर ने उसको क्वेश्चन किया था कि तुम ये क्यों करते हो? तो फिर साहिब का आंसर आया था कि कहता मेरे पास और कुछ है ही नहीं करने को। तो ऑथर ने उसको ना एकदम क्विक रिस्पॉन्स दिया कि तो फिर स्कूल जाओ। बट ये क्विक रिस्पॉन्स देने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी एडवाइस जो उसने दी थी वो कितनी खोखली थी, मीन्स जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। बिकॉज उसको भी पता था जो बच्चा गार्बेज से अपना गुजारा करता है वो स्कूल कैसे जा सकता है। तो फिर साहिब ने इस पर रिप्लाई दिया कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, जब वो एक बना लेंगे तो मैं जाऊंगा। तो फिर ऑथर बोलती है कि अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? उसने ये थोड़ा सा मजाक में बोला था उससे। तो एकदम से ना वो खुश हो जाता है साहिब और बोलता है हाँ मैं आऊँगा। तो फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो ऑथर देखती है कि साहिब भागा भागा उसकी तरफ आ रहा है और उससे उसने पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? तो ऑथर ने इस पे जवाब दिया कि स्कूल बनने को काफ़ी टाइम लगता है। तो उसको ना ये जवाब देने के बाद एम्बेरस शेम भी फील हुई अपने प्रॉमिस पे के ऊपर, जो कि कभी पूरा ही नहीं हो सकता, जिसका कि कोई मतलब ही नहीं था। क्यों मतलब नहीं था? बिकॉज उसने तो हाफ जोकिंग में बोल दिया था। बट फिर वो अपने आप को कंसोल करती हुई बोलती है कि हमारे वर्ल्ड में कितने ही ऐसे झूठे प्रॉमिसेस जिनका कोई मतलब ही नहीं है कितने एग्जिस्ट करते हैं। फिर ना कुछ महीने बीत जाते हैं और वो काफ़ी तरह साहिब को जानने लग जाती है। तो वो ना उससे उसका नेम पूछती है तो साहिब बोलता है साहिब आलम। तो उसको उसके नेम का मतलब नहीं पता होता। तो ऑथर बोलती है कि अगर उसको उसके नेम का मतलब पता लगा जो कि है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसे काफ़ी मुश्किल होगी उसको बिलीव करने में कि मेरे नाम का मतलब ये है, साहिब आलम द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है। कहती कि बिना अपने नेम का मतलब जाने वो ना गलियों में घूमता है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि एक आर्मी है बेयरफुट बॉयज़ की जिन्होंने पैरों में कुछ नहीं डाला, जो सुबह दिखते हैं और नून में दोपहर को डिसअपियर हो जाते हैं लाइक बर्ड्स। ठीक है। कहती कुछ महीनों बाद मैं सबको जानने लग गई, रिकॉग्नाइज करने लग गई उसके फ्रेंड्स को भी। तो एक दिन ना ऑथर ने उसके एक फ्रेंड को पूछा, उस आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ में से एक लड़के को पूछा
कि तुम चप्पल क्यों नहीं डालते? तो उसने सिंपली जवाब दिया कि मेरी मम्मा शेल्फ से चप्पल नीचे ही नहीं उतारती। एकदम से एक और लड़के ने जवाब दिया, कहता अगर वो उतार भी देंगी ना तो ये उनको फेंक देगा। उस लड़के ने खुद ने क्या शूज़ डाले हुए थे जो कि मैचिंग नहीं थे। जब ऑथर ने उसके मिसमैचिंग शूज़ पर कमेंट किया तो उस बॉय ने क्या किया, अपने फीट को शफल करने लग गया और कुछ नहीं बोला, चुप रहा। और थर्ड बॉय बोला, जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में को एक पेयर ऑफ शूज़ भी नहीं ऑन किया था, वो बोला कि आई वॉन्ट शूज़, मुझे शूज़ चाहिए। तो ऑथर कहती है कि कंट्री घूमते वक्त मैंने देखा कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो नंगे पैर घूमते हैं विलेज एंड सिटी रोड पर। कहते हैं कि एक मुझे एक्सप्लेनेशन पता क्या मिली थी कि क्यों हम नंगे पैर घूमते हैं, कि ये लैक ऑफ मनी के कारण नहीं है, हमारे पास मनी नहीं है तो नहीं हम नंगे पैर घूमते, ये हमारा ट्रेडिशन है बेयरफुट घूमने का। तो ऑथर इस पे ना बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो कहती है इनको यही एक्सक्यूज़ मिला था अपनी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लेन करने का। फिर वो एक हमें स्टोरी सुनाती है। वो बोलती है कि मुझे याद है एक स्टोरी, अ मैन फ्रॉम ओडीपी। एक मैन था ओडीपी से, उसने मुझे सुनाई थी कि जब वो छोटा होता था ना तो वो स्कूल जब जाता था तो एक ओल्ड टेम्पल से पास करता था जहाँ पे उसके फादर पुजारी थे। और वो हमेशा जाते जाते ना थोड़ा टाइम ज़रूर टेम्पल पर रुक कर जाता था और प्रे कर कर जाता था, किसके लिए, फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, कि मुझे शूज़ मिल जाए। तो वो ऑथर बोलती है कि 30 साल बाद जब मैं ना वहाँ उस टाउन में गई थी ओडीपी, और उस टेम्पल में भी गई थी, जो कि अब बिल्कुल खंडर हो चुका था, एक डिसोलेशन की एयर में जा चुका था। तो मैंने वहाँ पे बैकयार्ड में देखा कि वहाँ पे न्यू पुजारी रहते थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 30 साल बाद तो नए पुजारी थे वहाँ पे। तो वहाँ पे रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स पड़ी थी और एक यंग बॉय आया, उसने ग्रे यूनिफॉर्म डाली हुई थी और सॉक्स एंड शूज़ भी डाले थे, और वो हाँफता हुआ आया और अपने स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर फेंका उसने। तो कहती मुझे उस बॉय को देखकर ना उस बॉय की याद आ गई, अब मैन फ्रॉम डीपी, जब वो छोटा होता था उसने प्रे किया था जब उसे फाइनली शू मिल गए थे। उसने बोला था लेट मी नेवर लूज़ दैम, मुझे इन्हें कभी मत खोने देना। अब वो देखते हैं कि गॉडेस ने उसकी प्रेयर को भी ग्रांट कर दिया, मीन्स उसकी प्रेयर फुलफिल हुई, क्योंकि जो अब पुजारी है उनके जो बच्चे हैं वो शूज़ पहन सकते हैं, मीन्स वो पहनते हैं, क्योंकि जब उसे मिल गए थे तो उसने प्रे की थी कि इन्हें कभी मत खोने देना, मुझे कभी मत खोने देना इन शूज़ को। इसलिए जो अब नए पुजारी वहाँ पे आते थे उनके यंग बॉयज़ भी कैट शूज़ डालते थे। बट कहती फिर भी बहुत सारे जो रैग पिकर्स हैं ना मेरे पड़ोस में, वो अभी भी शूलेस हैं, जो कूड़ा उठाने वाले होते हैं ना, वो कहती अभी भी शूलेस हैं। कहती एक बार क्या हुआ, मेरे एक जान पहचान वाला मुझे ऐसे ही नंगे पैरों वाली रैग पिकर्स के साथ कहाँ पे ले गया, सीमापुरी तक ले गया, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर है, पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। कहती चाहे वो आउटस्कर्ट्स पर है बट दिल्ली से कोसों मील दूर है। कैसे, मेटामॉर्फिकली, मीन्स उसके लाइफस्टाइल, हाउसिंग, ठीक है, ये सबसे सीमापुरी चाहे दिल्ली के पेरिफेरी में ही है, आउटस्कर्ट्स में ही है, बट उससे कोसों मील दूर है। हम बोल सकते हैं ना कि अगर हम बोलते हैं कि वो दोनों भाई बहन हैं बट उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। हाँ, ये बात, ज़मीन आसमान का डिफरेंस, ठीक है। तो कहते वहाँ पे कौन रहता था, स्क्वैटर्स रहते थे, माइग्रेंट्स रहते थे, जो कि बांग्लादेश से आए थे 1971 में। तो साहिब की फैमिली भी उनमें से एक थी, स्क्वैटर्स में से। कहते सीमापुरी तब क्या था ना, एक जंगल की तरह था, बट वो बोलती है कि अब भी है, अब भी जंगल की तरह ही है, वाइल्डरनेस की तरह ही है, पर अब खाली नहीं है। पहले क्या था, 1971 के पहले सीमापुरी खाली था, अब वो खाली नहीं है। यहाँ पे उसके वाइल्डरनेस उसको भरा होने के बावजूद भी ना, ऑथर का सीमापुरी को वाइल्डरनेस बताना ये शो करता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा बुरे कंडीशंस थे, बैड सिचुएशंस में लोग रहते थे, बैड कंडीशन में। कैसे थी उनकी सर्वाइवल वहाँ पे, वो स्ट्रक्चर ऑफ मड्स, मीन्स मिट्टी के घरों में रहते थे, और रूफ उनकी टिन एंड टारपोलिन से बनी हुई थी। वहाँ पे सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर का कोई भी सिस्टम नहीं था, और 10,000 रैग पिकर्स रहते थे। कहते वो सारे यहाँ पर 30 साल से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी परमिट्स के, बट उनके पास क्या है, राशन कार्ड है, जिनके कारण उनका नेम वोटर लिस्ट में शो होता है, और वो क्रेप्स खरीद पाते हैं, अनाज खरीद पाते हैं। कहते फूड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, आइडेंटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी के बिना तो लोग रह लेंगे बट फूड के बिना कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर ऑथर बोलती है कि मैंने ना एक ग्रुप ऑफ वुमन को पूछा कि आपने अपनी इतनी ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर को छोड़कर आप यहाँ क्यों रहते हो इतनी बैड कंडीशन में।
और वो वूमन थी, वो फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी उन्होंने। तो फिर वो बोलती हैं कि अगर हम दिन के आखिर में रात को अपनी फैमिलीज़ को फीड कर पाते हैं और बिना पेट दुखाए भूखे पेट हमें सोना नहीं पड़ता, तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय वहाँ के जहाँ पे हमें ग्रेन्स भी नहीं मिल सकते। ठीक है। कहती अगर रात को हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ता और हम अपनी फैमिलीज़ को फीड कर पाते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे दैन वो फील्ड्स में जो हमें ग्रेन्स तक नहीं दे सकते। कहते जहाँ पे उन्हें फूड मिलता था वहीं पे ना वो अपने टेंट्स बांध लेते थे जो उनके टेम्पररी घर बन जाते थे, और चिल्ड्रन भी उन्हीं में ग्रो करते थे और बड़े होकर वो भी पार्टनर्स बनते थे सर्वाइवल में। और सर्वाइवल सीमापुरी में क्या था, रैग पिकिंग, कूड़े में से, कूड़े के ढेरों में से कुछ ढूंढना और उससे उनका सर्वाइवल होता था। कहते काफ़ी सालों बाद ना मुझे इन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता लग गया। सबसे पहली बात कि गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, के कूड़ा ही उनके लिए गोल्ड के बराबर था। उनकी क्या थी, उनकी रोज़ी रोटी थी, डेली ब्रेड थी, रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर की छत थी, क्या, कूड़ा, चाहे वो लीकिंग छत ही क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे के लिए वो कई गुना ज़्यादा था। ठीक है। साहिब ने ना ऑथर को एक बारी अपनी चमकती हुई आंखों से बताया ना कि मुझे ना कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट मिल जाता है गार्बेज से। ऑथर बोलती है कि जब आपको एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है ना ये कूड़े के ढेर में, तो आप ये नहीं सोचते कि बहुत हो गया मिल गया और चलें घर। क्या होता है कि आप और ढूंढते हैं इस आशा में कि और मिल जाए। कहती है ऐसा लगता था जैसे ना बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब अलग था उससे जो मतलब उनके पेरेंट्स के लिए था गार्बेज का। दोनों के लिए गार्बेज की डेफिनेशन बहुत अलग थी। बच्चों के लिए ये तो वंडर में रैट था कि उनको नहीं पता था हम ये क्यों कर रहे हैं, बस उनको मज़ा आता था कि पता नहीं आज क्या मिल जाए, आज क्या मिल जाए, एक एक्साइटमेंट थी। बट जो एल्डर्स थे उनके लिए तो ये एक सर्वाइवल का सोर्स था। ठीक है। कहती एक विंटर मॉर्निंग मैंने साहिब को देखा फेंस्ड गेट पर खड़े हुए हमारे नेबरहुड क्लब के। वो ना देख रहा था 2 यंग मैन को जिन्होंने ना वाइट ड्रेस डाली थी और वो टेनिस खेल रहे थे। तो साहिब ने बोला कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। बट वो ना सेटिस्फाइड था वहीं से उनको देखते हुए, बिकॉज उसको पता था ये गेम तो उसके लिए आउट ऑफ रीच है। तो वो बोलता है कि उसने एडमिट किया फिर कि मैं कभी कभी अंदर भी जाता हूँ, जो गेट कीपर है ना यहाँ का, वो मुझे झूले लेने देता है। उस दिन क्या हुआ, साहिब ने भी ना टेनिस शूज़ डाले हुए थे जो कि ना काफ़ी स्ट्रेंज लग रहे थे उसके मिसमैच्ड क्लोथ्स पर, डिसकलर्ड क्लोथ्स पर। तो वो उसने बोला कि ये मुझे किसी ने दिए थे, वो एक उसको एक्सप्लेन कर रहा था। और ऑथर ने उसमें से फैक्ट क्या निकाला, कहती कि वो ना डिस्कार्डेड, रिफ्यूज्ड, फेंके हुए शूज़ से थे, किसके, एक रिच बॉय के, जिसने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया था पहनने से क्योंकि वो उसके एक पैर में क्या था, होल था शू के, जो कि उसको बिल्कुल बॉदर नहीं करता रिच बॉय को। बट कहती उस बच्चे के लिए जो कि बेयर फुट नंगा घूमता रहता है पूरा दिन, उसके लिए तो वो होल वाला शूज़ भी ऐसे था जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो शूज़ लेने का। ठीक है। बट कहती वो जो गेम देख रहा था खेलते हुए टेनिस गेम, चाहे उसने टेनिस शूज़ डाल लिए, बट वो उसके बिल्कुल आउट ऑफ रीच थी, वो कभी नहीं खेल पाता जब पाएगा। कहती इस मॉर्निंग मैंने देखा कि साहिब मिल्क बूथ के वे पर था, मीन्स वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था और उसके हाथ में ना एक स्टील कैनिस्टर था। ठीक है। तो उसने बोला कि मैं ना वहाँ, इशारा करते हुए, दूर इशारा करते हुए साहिब ने बोला कि मैं ना वहाँ टी स्टॉल पर अब काम करता हूँ और मुझे ना ऑनर 800 रुपीज़ देता है और मेरे सारे डे के मील्स देता है। तो ऑथर ने ना उसको पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। तो ना वो देखती है उसके ना जो फेस का केयर फ्री लुक था ना वो उड़ गया था। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि स्टील कैनिस्टर उसको ज़्यादा भारी लगता है उस प्लास्टिक बैग से जो वो इतनी लाइटली कैरी करता था अपने शोल्डर्स पर। क्योंकि बैग क्या था, उसका था, जो स्टील कैनिस्टर था वो उस मैन का था जो टी स्टॉल का ऑनर है। तो साहिब क्या था, अपना मास्टर नहीं रहा। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि उसके फेस का केयर फ्री लुक उड़ गया था क्योंकि अब उसको किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है, वो अपने खुद का मास्टर नहीं रहा। स्टील कैनिस्टर जबकि ज़्यादा हल्का होता है उस प्लास्टिक बैग से जो वो कैरी करता था, बट उसको वो ज़्यादा भारी लग रहा था उस बैग से क्योंकि स्टील कैनिस्टर उस मैन का था और बैग उसका था, वो फ्रीली जैसे मर्जी उसको कैरी कर पा सकता था।
वो इतनी फ्रीली उस बैग को कैरी कर सकता था क्योंकि वो उसका था, चाहे वो गिर भी जाए तो उसको किसी को नुकसान नहीं भरना पड़ेगा। जो स्टील कैनिस्टर था उसको ध्यान से उसको कैरी करना पड़ता था, बिकॉज़ अगर वो गिर गया तो नुकसान हो जाएगा और जो ऑनर है वो उसको डाँटेगा भी और उसकी सैलरी से भी काटेगा, मीन्स उसको फाइन भरना पड़ेगा, मीन्स अब वो केयर फ्री नहीं है। तो इसके साथ हमारी समरी टाइप शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आएगा। सबसे पहले उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आएगी, फिर उसके बाद स्टोरी। तो ये बहुत अच्छा था, मुझे तो ये पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता था ये चैप्टर। आप बताओ आपको कैसा लगता है? अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा और समझ में आया, मेन बात तो है समझ में आया, तो प्लीज़, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करो, बिकॉज़ उनको भी हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी तरह से पढ़ते रहो और वेट करते रहो नेक्स्ट वीडियो का, हम सब कुछ कवर कर लेंगे। टिल देन, बाय बाय। और एक बात बताती हूँ, जब भी इस चैप्टर को पढ़ो ना, तो हमेशा ये मत सोचो कि कितना बड़ा चैप्टर है, इसको 2 पार्ट्स में ही पढ़ो। ये लेकर चलो, अगर आपकी बुक में अगर 7 चैप्टर्स भी है फॉर एग्जांपल, तो आपको इस चैप्टर को 2 चैप्टर की तरह गिनना है, तो कितना छोटा हो जाएगा। आज हमने ये पढ़ लिया, कल हमने वो दूसरा वाला पार्ट पढ़ लेंगे। तो पार्ट्स में पढ़ोगे ना, आपको ऐसे नहीं लगेगा लॉस्ट स्प्रिंग में तो 2-2 चैप्टर है, ओ माय गॉड ये मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी। ठीक है, तो ये थी टिप ऑफ द डे कि इन दोनों चैप्टर्स को अलग अलग ऐसे अपने थॉट में ये लेकर चलो कि कितनी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज़ है। जो ये शॉर्ट स्टोरीज़ है उनकी समरी भी मैंने आपको सुना देनी है और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको करवाती हूँ। तो ये बहुत ईजी हो जाता है ऐसे, ठीक है ना।